हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विशिष्ट प्रकार के मूल्यांकन के बारे में। तो दोस्तों, हम चर्चा प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि विशिष्ट प्रकार के मूल्यांकन क्या होते हैं तथा कितने प्रकार के होते हैं। ये सब बातें आज हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, पहली बात ये कि विशिष्ट प्रकार के मूल्यांकन दो प्रकार का होते हैं। दोस्तों, कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। इनमें पहला है रचनात्मक या संरचनात्मक या रूपात्मक आकलन। तो इसके अंदर इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में FA से भी डिनोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, रचनात्मक, संरचनात्मक या रूपात्मक। रचनात्मक, संरचनात्मक, रूपात्मक आकलन, जिसको बोलते हैं हम फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है दोस्तों, अब हम चर्चा करने वाले हैं सेकंड टाइप्स की। तो सेकंड टाइप है हमारे पास में योगात्मक या संकलित आकलन। हम एक एक की प्रत्येक की चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ दो प्रकार के हो गए। साथ ही साथ दोस्तों, पहला हो गया योगात्मक, सेकंड है यहाँ पे योगात्मक संकलित आकलन, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में समेटिव असेसमेंट। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं SA। शॉर्ट फॉर्म में SA। तो हम आगे आने वाले जब पढ़ाई कर रहे हैं तो इसमें FA और SA से ही हम डिनोट करने वाले हैं। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं संरचनात्मक आकलन या रचनात्मक आकलन या रूपात्मक निर्माणात्मक आकलन के बारे में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में FA से डिनोट करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अब इसके अंदर हम चर्चा करेंगे कि ये क्या होता है। तो दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अर्थात मध्य में, जब शिक्षण अधिगम क्रिया चल रही होती है, हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है और सेशन के मध्य में समय समय पर किए जाने वाले ऐसे आकलन जिनका उद्देश्य केवल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना होता है, जिनका उद्देश्य केवल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना होता है। अर्थात जब हमारा सेशन चल रहा होता है और उसके अंदर जब बच्चा अधिगम क्रिया कर रहा होता है, तो उसके अंदर किस तरह से अधिगम को प्रभावशाली बनाया जाए, इन सब चीज़ों का उद्देश्य पूर्ण तरीके से समाधान करना ही संरचनात्मक आकलन होता है। तथा जो शिक्षकों तथा छात्रों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक, यहाँ प्रतिपुष्टि का अर्थ होगा फीडबैक से, फीडबैक देते हैं ताकि शिक्षकों को उनकी शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता का पता चल सके, जबकि विद्यार्थियों को उनके अधिगम अवरोधकों का पता लगे, ताकि विद्यार्थियों को पुनर्बलन देकर उन्हें अभिप्रेरित किया जा सके। दोस्तों, संरचनात्मक आकलन या रचनात्मक आकलन या रूपात्मक निर्माणात्मक आकलन के अंदर दोनों तरह से फायदेमंद है, शिक्षकों के लिए भी और छात्रों के लिए भी। छात्रों के लिए इस तरह से है कि उनके अधिगम अवरोधकों को हटाया जा सकता है, जबकि शिक्षकों के लिए फायदेमंद इस तरह से है क्योंकि उनके द्वारा जो अधिगम शिक्षण विधियां हैं, उनकी प्रभावशीलता का पता संरचनात्मक आकलन से लगाया जा सकता है। अब हम सेकंड है योगात्मक या संकलित आकलन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में S से डिनोट करने वाले हैं। तो योगात्मक या संकलित आकलन के अंदर कौन सी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है? तो दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समाप्ति पर किए जाने वाले ऐसे आकलन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समाप्ति पर किए जाने वाले ऐसे आकलन जिनका उद्देश्य विद्यार्थियों की उपलब्धि का स्तर तय करना होता है, जिसे किसी संख्यात्मक मान या ग्रेडिंग द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे संख्यात्मक मान जैसे ग्रेडिंग या फिर इसको प्रतिशत में भी हम बच्चों को अंक देते हैं। तो इस तरह की जो क्रियाकलाप हैं वो किसके अंदर आते हैं? योगात्मक या संकलित आकलन के अंदर आते हैं, जिसको हम ऐसे से डिनोट करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, ये एनुअल एग्जाम्स के रूप में हम इसे देख सकते हैं कि एनुअल जो एग्जाम होते हैं उनका जो रिजल्ट होता है वह योगात्मक या संकलित आकलन के रूप में हमारे सामने उभर कर सामने आता है। अब हम दोस्तों बात करने वाले हैं FA तथा SA के अंतर को निम्न सारणी द्वारा समझ सकते हैं। हम FA तथा SA के अंतर को इस सारणी के माध्यम से समझने वाले हैं।
तो यहाँ पे एफए का जो मतलब होगा वह होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट, जबकि ऐसे का मतलब होगा समेटेटिव असेसमेंट। तो अब हम इनके अंतर को जानने वाले हैं। तो पहला अंतर है यहाँ पे एफए के अंदर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मध्य में समय समय पर लिया जाता है। जैसे शैक्षणिक कार्य हमारा चल रहा होता है, जब हमारा सेशन चल रहा होता है तो उस समय मध्य में हमारे द्वारा जो आकलन किए जाते हैं, जो मूल्यांकन किए जाते हैं, वो एफए के अंदर आते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जब ऐसे की बात की जाए तो ऐसे सिर्फ और सिर्फ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की, जैसे हमारे एनुअल एग्जाम्स होते हैं, उनकी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की वहाँ समाप्ति हो जाती है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समाप्ति पर ऐसे लिए जाते हैं। साथ ही दोस्तों एफए की बात करें तो इनकी प्रकृति सुधारात्मक तथा विकासात्मक होती है। एफए के अंदर इनकी प्रकृति सुधारात्मक तथा विकासात्मक होती है। यह किस तरह से होती है? क्योंकि दोस्तों जब हम शैक्षणिक कार्य कर रहे होते हैं तो हमारे जो अवरोधक आते हैं, अधिगम के अंदर आने वाले अवरोधक होते हैं, उनको हम हटा सकते हैं, उनमें सुधार कर सकते हैं तथा हम आगे और भी अच्छे तरीके से बढ़ सकते हैं, हमारा डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इनकी प्रकृति सुधारात्मक तथा विकासात्मक होती है। साथ ही दोस्तों ऐसे की बात की जाए तो इनकी प्रकृति निर्णायक होती है। तो ये हमारे आखिरी, जैसे हमारे एग्जाम्स होते हैं, उनके जो रिजल्ट होते हैं, फाइनल रिजल्ट, ये ही ऐसे ही हमारे डिफाइन करते हैं। और इसके अलावा यह हमारे व्यवहारात्मक पक्षों, जैसे ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष का भी निर्धारण करते हैं, इसलिए इनकी प्रकृति निर्णायक होती है। अब दोस्तों हम देखते हैं थर्ड अंतर के बारे में। तो एफए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार हेतु किए जाते हैं। जो एफए होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, उनका जो मूल उद्देश्य होता है वह होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, जबकि ऐसे होते हैं उनका उद्देश्य होता है शैक्षिक प्रक्रिया की समाप्ति के बाद उपलब्धि स्तर तय करना। तो ऐसे शैक्षिक प्रक्रिया की समाप्ति के बाद लिए जाते हैं जो कि हमारे उपलब्धि स्तर को तय करते हैं। साथ ही दोस्तों एफए की बात की जाए तो एफए शिक्षकों तथा छात्रों दोनों को प्रतिपुष्टि देते हैं, अर्थात ये फीडबैक देते हैं। या कुछ शब्द ऐसे होते हैं दोस्तों हिंदी के, वो समझ में नहीं आ पाते हैं क्योंकि हम उन्हें रेगुलर लैंग्वेज में यूज नहीं करते हैं। तो साथियों शिक्षकों तथा छात्रों दोनों को प्रतिपुष्टि देते हैं। वहीं ऐसे संपूर्ण शिक्षण अनुदेशन प्रक्रिया में उद्देश्य प्राप्ति की सीमा का निर्धारण करते हैं। ऐसे संपूर्ण शिक्षण अनुदेशन की प्रक्रिया में उद्देश्य प्राप्ति की सीमा का निर्धारण करते हैं कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए हैं। इसका मतलब ये हुआ जैसे हमें 70% मार्क्स हमने ऑब्टेन किए एग्जाम्स के अंदर, एनुअल एग्जाम्स के अंदर, तो हमें निर्धारित किया गया कि हमारा उद्देश्य कहाँ तक 70% तो पूर्ण हो चुका है, लेकिन अभी भी 30% उद्देश्य हमारा पूर्ण नहीं हुआ है। अर्थात पिछली कक्षा का हमें 30% ज्ञान अभी भी नहीं है, सिर्फ 70% ही हमें उस कक्षा का ज्ञान है। दोस्तों एफए की बात की जाए तो ये सीखने के लिए आकलन है। सीखने के लिए आकलन इसलिए है क्योंकि यह सेशन के मध्य में इसका असेसमेंट किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसी तरह से जब ऐसे की बात की जाती है तो ऐसे ये सीखने का आकलन है और इसको बोलते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अर्थात यह अधिगम प्रक्रिया की समाप्ति पर लिए जाते हैं, इसलिए हमें ये पता लगता है कि इन्होंने या बालक ने कितना सीखा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसी तरह से दोस्तों बात की जाती है एफए की, तो इनकी प्रकृति अल्पकालिक निर्णयों में निहित होती है। इनकी प्रकृति अल्पकालिक निर्णयों में निहित इसलिए होती है क्योंकि दोस्तों इसका समाधान या फिर इसका पता हमें कक्ष के अंदर ही लग जाता है। कक्षा के अंदर किसी भी कालांश में लग जाता है। कालांश सिर्फ 45 मिनट्स के समथिंग के होते हैं, इस वजह से इनकी जो प्रकृति होती है वह अल्पकालिक होती है, जबकि ये दीर्घकालिक, ऐसे दीर्घकालिक निर्णयों में निहित होते हैं। दीर्घकालिक
क्यों होते हैं? क्योंकि दोस्तों यह सेशन के एंड में अर्थात हमारी फाइनल एग्जाम्स के बाद में जो रिजल्ट आता है तब हमें मालूम चलता है। इस कारण से इनकी प्रकृति दीर्घकालिक निर्णयों में निहित होती है। अब हम दोस्तों बात करने वाले हैं मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपानों की। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान क्या होते हैं? तो पहला होता है उद्देश्यों का निर्धारण करना। पहला होता है उद्देश्यों का निर्धारण करना। किसी भी कार्य को करते वक्त, किसी भी हमारे व्यवहारिक पक्ष को देखें कि जीवन के किसी भी कार्य को करते वक्त हमेशा हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम इस कार्य को क्यों करने जा रहे हैं या हमारा इस कार्य को करने के पीछे क्या उद्देश्य है, यह हमें आवश्यक रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही दोस्तों दूसरा है यहाँ पे सोपान के अंदर व्यवहारगत परिवर्तनों के सापेक्ष उद्देश्यों का वर्गीकरण करना। हमारे व्यवहारगत अर्थात हमारी जो परिस्थितियां हैं उनके अनुकूल रह करके और उसमें क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं उनके सापेक्ष ही उद्देश्यों का वर्गीकरण करना चाहिए। साथ ही दोस्तों थर्ड है मूल्यांकन विधियों का चयन। अब हमें जब व्यवहारगत परिवर्तनों के सापेक्ष उद्देश्यों का वर्गीकरण करना है तो जब हम हमारा मूल्यांकन करेंगे तो हम किन विधियों के माध्यम से मूल्यांकन करेंगे इसका हमें चयन करना होगा। साथ ही दोस्तों फोर्थ सोपान है इसका मूल्यांकन विधियों का प्रयोग। जब हम मूल्यांकन विधियों का चयन कर लेते हैं तो उसके बाद में मूल्यांकन विधियों का प्रयोग करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो और दोस्तों मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपानों की बात की जाए तो 5th नंबर का सोपान है निष्कर्षों की प्राप्ति। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होने वाला है? रिजल्ट प्राप्त होने वाला है। अब हम दोस्तों मूल्यांकन की प्राविधियों के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मूल्यांकन की प्राविधि क्या है। तो उनको एक वर्गीकरण क्लासिफिकेशन के माध्यम से हम समझ पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मात्रात्मक वर्गीकरण को हम 2 पार्टों में डिवाइड कर देंगे। पहला पार्ट होगा हमारा मात्रात्मक या परिमाणात्मक मूल्यांकन। साथ ही दोस्तों सेकंड क्लासिफिकेशन होगा हमारे पास में गुणात्मक मूल्यांकन। यह गुणों को बताएगा जबकि यह मात्रा या परिमाण को बताने वाला है। दोस्तों मात्रात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत होता है लिखित मूल्यांकन। हम बालक का लिखित मूल्यांकन ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों मौखिक मूल्यांकन भी ले सकते हैं, प्रायोगिक मूल्यांकन भी ले सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं लिखित मूल्यांकन की। तो लिखित मूल्यांकन के अंदर कौन कौन से तरीके से हम मूल्यांकन ले सकते हैं? तो हम उसे अति लघुतरात्मक मूल्यांकन ले सकते हैं। उसके जो प्रश्न होते हैं उसको लघुतरात्मक तरीके से भी सॉल्व करवा सकते हैं। दोस्तों उसको निबंधात्मक तरीके से भी सॉल्व करवा सकते हैं। साथ ही यह वस्तुनिष्ठ तरीके से भी हो सकता है। अब जब हम बात करते हैं कि वस्तुनिष्ठ तरीके से कितनी तरीके से मूल्यांकन हो सकता है, तो दोस्तों वस्तुनिष्ठ जो टाइप होता है उसमें फर्स्ट टाइप होता है सत्य या असत्य कथन वाले प्रश्नों का समावेश करके हम वस्तुनिष्ठ तरीके से परिमाणात्मक मूल्यांकन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों प्रत्याय स्मरण का मतलब होता है रिकॉल। क्या होता है? रिकॉल। किसी भूली हुई बात को याद करने को प्रत्याय स्मरण कहते हैं। साथ ही दोस्तों पहचान करके कि पहचान कौन, ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे आपने, तो उन क्वेश्चन वो वस्तुनिष्ठ तरीके में ही आते हैं। साथ ही दोस्तों रिक्त स्थान की पूर्ति करने से या फिर सुमेलित करने से या फिर बहुवैकल्पिक प्रश्न मल्टीपल चॉइस एंड ये क्लासिफिकेशन करके भी वस्तुनिष्ठ तरीके से परिमाणात्मक मूल्यांकन का निर्धारण किया जा सकता है। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों गुणात्मक मूल्यांकन की, जो कि हमारा सेकंड टाइप है क्लासिफिकेशन के अंदर। अब हम बात करते हैं अभिवृत्ति का मापन करना। अभिवृत्ति यानी होता है मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड को बोलते हैं अभिवृत्ति। यहाँ पे अवलोकन करना, असेसमेंट करना, समाज मिति समाज के अंदर। साथ ही दोस्तों यहाँ क्रम निर्धारण, रेटिंग स्केल, जांच सूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, संचयी अभिलेख, हम एक एक की चर्चा अगले पार्ट में हम करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।